के सीरियल्स थे उसमें राइस था, मेज था, सोरगम था, ठीक है ना। तो अभी आज हमने स्टार्ट करना है पल्सेस, ठीक है ना। तो पल्सेस में आपके जो है एक तो पिजन पी है, पिजन पी को अरहर बोलते हैं, जो आपके यहाँ बहुत कम लोग इसको लेते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो कैजानस काजन है, कैजा, CAJANUS, कैजानस। और CAJAN काजन, कैजानस काजन। मतलब कई बार ये क्या होता है, अभी आप इसको नोट कर लेना, कैजानस काजन। होता क्या है कि एक बार जब मैंने देखा, 2 बार उन्होंने ऐसे ही बोटेनिकल नाम ही डाल दिया क्रॉप का। तो वो पता ही नहीं को चला कि ये कौन सी क्रॉप थी ये। तो इसलिए ये पता नहीं चलता ना। तो बोटेनिकल नाम भी दे आर मतलब थिंकिंग इट कि यू नो इट, बोटेनिकल नेम आल्सो। तो यू शुड नो अबाउट दैट बोटेनिकल नेम ऑफ द क्रॉप आल्सो। तो ये जो है ये जो अरहर है, इसको अरहर भी बोलते हैं, तुअर भी बोलते हैं, तुअर, तुअर की दाल, TUR, तुअर, अरहर भी बोलते हैं। तो ये इसका ये है कि हमारे नॉर्थ साइड में, पर्टिकुलरली नॉर्थ साइड में, तो बाकी जगह यूज़ होती है, पंजाब और हरियाणा में इसको नहीं, वी डोंट टेक इट, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो इसको वीकली या फोर्टनाइटली, इसका सांबर भी जो इसी का ही बनता है, जो आप डोसे के साथ सांबर खाते हैं ना कहीं, तो वो भी इसी का ही बनता है, जो पतली सी दाल बनाते हैं इसको। तो इसका जो मेनली जो इसका जो स्टेपल फूड है, जहाँ एज ए पल्सेस इसको दाल खाते हैं, तो वो ज़्यादा ये गुजरात की है। गुजरात में, महाराष्ट्र और MP, UP, ठीक है ना, ये 4 स्टेट्स में तो मैं काफ़ी इसको, क्योंकि मैं तो वहाँ MP में रहा भी हूँ, तो MP में इसको दे यूजली टेक इट, ठीक है ना। उसको मतलब जैसे हमारे यहाँ उड़द की दाल लेते हैं, तो वहाँ वो इसकी जो है, अरहर की जो है, उसको ही लाइक करते हैं वो, दे डोंट टेक इट उड़द या राजमा, ये वाली दाल। और ये महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है, महाराष्ट्र भी मैं बहुत बार गया हूँ, ठीक है ना, बॉम्बे वगैरह। और गुजरात के जो लोग हैं, वो आपको पता ही है, वो ये यही दाल को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के ना, थोड़ी सी चीनी डालते हैं गुजराती लोग जो है। किसी भी कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठा डालते जरूर। तो गुजराती लोगों के साथ हमारा मतलब, हमारे पड़ोसी थे, मैं जब था इंदौर में, तो उनके डिशेस लेते थे, तो हम देखते थे कि दे यूजली टेक इट एज स्वीट, ठीक है ना। तो ये है इसका। आपने वैसे हैव यू सीन द प्लांट ऑफ द दिस अरहर, अरहर का देखा प्लांट के नहीं? नो सर, और हर नहीं देखा। अरहर, जहाँ ये हाँ इसको सर। तुअर कहते हैं, पिजन पी कहते हैं, कैजनस कैजनस, इसको रेड बीन भी कहते हैं, रेड बीन। तो ओके सर। ये जो है ना, अभी क्योंकि मैं अभी इसमें नेट पे, चलो हम दिखाएंगे आपको। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है ना। ये मतलब पर्टिकुलर फॉर दिस एरिया जो मैंने आपको बताया। तो इसकी अभी क्या है कि जो बस 5 मिनट लगाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं कल आ नहीं रहा साजन सिंह अभी, क्योंकि मैं इसको आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो पल्सेस जो है ना, पल्सेस का आपने देखा होगा कि पल्सेस की हमारी फूड में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जनरली हम मतलब कंटिन्यूस हम वेजिटेबल्स नहीं लेते, पल्सेस तो हम लेते ही हैं, ठीक है ना, बीच बीच में। जहाँ कई घरों में तो शाम को, जहाँ मतलब ये लंच में ये जो पल्स है, दाल कोई भी तरह की, वो बनाते ही हैं। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है पल्सेस की। तो लेकिन एक ये चीज़ देखने वाली है, जो विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पल्सेस की हमारी जो प्रोडक्शन है, आपने भी देखा होगा, आपके तो पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया आपका ड्राई एरिया है, तो ये पल्स क्रॉप जो लगाए देते हैं, जहाँ मूंग लगा देंगे, जहाँ माश लगा देंगे, जहाँ ग्राम लगा देंगे, ठीक है ना, सर्दियों में ग्राम लगा देते हैं। तो ये पर्टिकुलर जैसे पंजाब का जो एरिया है, ये सारा जो इरीगेटेड एरिया है, यहाँ पल्सेस की कल्टीवेशन बहुत कम है, ठीक है ना। ये डोंट गो फॉर दी पल्सेस कल्टीवेशन।
तो क्या आप बता सकते हो कि वाई दी फार्मर इज नॉट गोइंग फॉर दिस पल्स क्रॉप? ठीक है ना, पल्स नहीं लगाता, बाकी वो क्रॉप्स लगाता है, जैसे राइस यस अभी सर। आपने। हाँ, तो पल्सेस को हमें पल्सेस मोस्टली हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि हमारा एरिया अंडर पल्सेस जो है वो बढ़ नहीं रहा, जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज पेइंग सो मच स्ट्रेस कि आप इसको बढ़ाओ। ठीक है ना, क्या व्हाट इज द एप्रीहेंशन टू द फार्मर्स, व्हाई दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर द इंक्रीज इन एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर क्रॉप अंडर कल्टीवेशन? तो कोई है एनी आइडिया यू हैव अबाउट दिस? कहीं पढ़ा हो कुछ हो? क्योंकि अभी भी जैसे ये जो इनकी जो एजिटेशन चल रही है, तो उसमें भी एक पार्ट है ये। तो इसका मैं चलो आपको नहीं ज़्यादा आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसे आपने एमएसपी सुनी है, यू हैव हर्ड अबाउट दिस एमएसपी। तो ये जो पल्सेस की है, इसकी भी एमएसपी है, मतलब दे हैव डिक्लेयर्ड द एमएसपी ऑफ ऑल द क्रॉप्स। पहले नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एमएसपी फिक्स करते हैं ये जो कमेटी है ये सेंट्रल लेवल पे फिक्स होता है। ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे अभी वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है ना, 50 रुपये बढ़ाया पिछली बार से। तो ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के राइट के अंडर नहीं आता। पल्स क्रॉप ये सॉरी जितनी भी क्रॉप्स हैं इसका एमएसपी जो है दैट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये था कि पहले इनका भी दे डोंट हैव द एमएसपी ऑफ पल्सेस, और भी बड़ी क्रॉप्स थी। तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट हैव फिक्स द एमएसपी ऑफ पल्सेस क्रॉप आल्सो। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है जो आप लोग को कई बार मैंने बताया भी है कि ये जो गवर्नमेंट परचेज करती है, जैसे अभी परचेजिंग स्टार्ट हो रही है राइस की, आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर से जो पंजाब में जो इसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जानी है, इसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसको खरीदना शुरू कर देना है, और प्राइवेट ट्रेडर्स भी इस बार आएंगे, क्योंकि अभी जो ये किसान बिल हुआ है उसमें प्राइवेट ट्रेडर्स को भी अलाउ कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गो फॉर ओनली व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस की गवर्नमेंट एजेंसीज परचेज करती हैं, बाकी आपकी कोई भी क्रॉप जो है दे डोंट परचेज इट। ठीक है ना, तो आपको के फार्मर्स को ये एक तो ये एप्रीहेंशन रहती है कि हमारी ये क्रॉप गवर्नमेंट ने नहीं लेनी, तो पता नहीं प्राइवेट ट्रेडर्स हमें एमएसपी रेट देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है ना, एमएसपी रेट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेडर्स तो कहते हैं कि जी एमएसपी इतना है, तो आप एमएसपी को छोड़ो, आप तो अगर इतने में देना चाहते हो तो आप दे दो। ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो पल्सेस लगाने के बाद उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती, और उसको जो रेट चाहता है फार्मर वो रेट उसको नहीं मिलता। तो मतलब ही इज नॉट एश्योर्ड अबाउट द मतलब दिस मार्केटिंग ऑफ हिज क्रॉप पर्टिकुलर पल्सेस। और दूसरा उसको प्राइस का भी एज द रिस्क ऑफ प्राइस आल्सो। ठीक है ना, तो वो दैट्स व्हाई ही गोज फॉर ओनली दिस राइस एंड व्हीट, और वो इसके लिए जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है, ही हैज मेड द अंडरस्टैंडिंग टू द फार्मर्स आल्सो, कि अगर कोई प्राइवेट ट्रेडर्स लेता है, सपोज कर लो एक अरहर है इसी का ही 1500 रुपये क्विंटल इसका रेट है। ठीक है ना, और वो जो प्राइवेट ट्रेडर्स है वह 1200 रुपये क्विंटल देता है, तो 300 रुपये का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी मच क्लियर कि वो 300 रुपये का डिफरेंस है गवर्नमेंट विल पे, इसके लिए फंड भी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो फार्मर है वो इस दिक्कत में नहीं पड़ना चाहता कि बाद में गवर्नमेंट से क्लेम करे और ले। तो ये इस वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज कि दे डोंट हैव एश्योर्ड मार्केटिंग। ठीक है ना, इसकी एक एश्योर्ड मार्केट नहीं है। दूसरा है कि दे आर नॉट सर्टेन अबाउट द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस उसको होना उसको श्योर नहीं है कि ये रेट में, वो सीधा राइस और यही लगा देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लेना है। और जब उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाती है तो उसके विद इन 7 डेज उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो फार्मर इज हैप्पी विद दीज टू क्रॉप्स, कि एक व्हीट लगा लेता है, एक राइस लगा लेता है। अभी देखा आपने कि देयर इज नो डिवर्सिफिकेशन इन पंजाब में, डिवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रही। कई है तक गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस अबाउट इट, एंड इज मतलब हैविंग द अल्टरनेटिव फॉर दैट, एंड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो पेइंग स्ट्रेस ऑन दैट।
ठीक है, इवन देन द फार्मर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, तो इसके लिए इसमें टाइम लगेगा। तो ये लेकिन पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आवर पार्ट ऑफ आवर फूड एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम दी, मतलब ये हमें इम्पोर्ट करना पड़ता फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमने देखा कि कई बार इसका रेट बहुत बढ़ जाता, पीछे बहुत रेट बढ़ गया था। अभी जो पल्सेस का रेट्स है दैट इज स्टेबल, कि गवर्नमेंट हैज मेड ऑल अल्टरनेटिव्स टू गेट इट इम्पोर्ट इन टाइम, ठीक है ना। तो ये था जो मैं आपको अभी नहीं आया ना, सज्जन सिंह भी नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, आज तो कोई भी नहीं, दो ही लोग हो। सर मैं भी चलो कोई उसने क्लास नहीं अटेंड कर। हैं, सर उसने क्लास नहीं अटेंड करनी होगी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलो अभी मैं अटेंडेंस भी लगा ही लेता हूँ। तो ये अभी क्या है कि वी विल गो फॉर, मैंने आपको व्हाट्सएप में ये भेजा है जो इसका ना अरहर का, अभी बीच में मैं वो सोयाबीन का गलती से व्हाट्सएप आपके जो ये ग्रुप है ना, जो हम आपका क्लास का ग्रुप, उसमें मैंने ये इसके पिजन पी अरहर के बारे में काफ़ी, उसका जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सॉयल, ठीक है ना, और इसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैंने आपको भेजी। और बीच में मैं वो सोयाबीन का डाल गया गलती से, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी वो सोयाबीन की डाल गया हूँ। तो उसकी जगह फिर मैंने लास्ट में वो देखा, वो गलती से डल गया। आपको इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो है वो फिर मैंने अभी लास्ट में, अभी 10 मिनट पहले अरहर की मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डाली है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको टच करेंगे कि ये इसकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, ये सब चीज़ें जो है आप वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अभी आप देखो कि इसका जो है अरहर का, ये मैंने आपका आई हैव पुट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, ठीक है ना। तो इसमें आप इसमें शॉर्ट में मैं लिखाऊंगा, बाकी मैंने आपके ना सब डाला हुआ है। इसमें आप लिख लो ये मैं पिजन पी, इसको जो ना आपके जो ये पैकेजिंग प्रैक्टिसेस है उसमें अरहर लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में पिजन पी है। पिजन पी भी आ सकता है, अरहर भी आ सकता है। तो पिजन पी, और इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज कैजनस काजन, जो मैंने आपकी बोला है, CAJANUS कैजनस। इसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, बोटेनिकल नेम को कैजनस काजन, CAJN, इज ए perennial legume, इज ए perennial legume, क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप ही है ना, ये तो आपको क्लासिफिकेशन पता है कि ये लेग्यूम क्रॉप है। perennial legume फ्रॉम द फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी है, लिगुमिनेसी, फैमिली इज द लिगुमिनेसी। तो ये हैव यू रिटन दिस थिंग। So next is, it is also known as pigeon pea or arhar, मतलब it is also known as pigeon pea or arhar or तुअर, TUR, तुअर। तो मतलब इसको पिजन पी भी कहते हैं, अरहर भी कहते हैं, तुअर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यू शुड नो दिस। नेक्स्ट इज इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री, जो आपके यहाँ सिलेबस में है कि वी हैव टू कवर इट। The cultivation of the pigeon pea goes back at least, the cultivation of the pigeon pea goes back at least 3,500 years back, मतलब 3500 साल पुरानी है ये। The cultivation of the pigeon pea goes back at least 3,500 years. The center of origin is, the center of origin is probably, the center of origin is probably peninsular India, is peninsular India.
तो पेंसुलर इंडिया कौन सा होगा, आप पता है आपको? पेंसुलर इंडिया किसको बोलते हैं? अंकिता जानते हो, जहाँ राधिका, डू यू नो दिस पेंसुलर इंडिया? हेलो। यस सर। ये पेंसुलर इंडिया पता है क्या होता है? क्या होता है पेंसुलर इंडिया? इंडिया ये जो साउथ जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु, फिर ये केरला, ठीक है ना, ये जो स्टेट्स हैं, दे आर द पेंसुलर इंडिया। ठीक है ना, तो इसका फ्रॉम इंडिया इट ट्रेवल्स टू, फ्रॉम इंडिया it traveled to East Africa. From India, it traveled to East Africa and West Africa. From India, it traveled to East Africa and West Africa. India Africa से sorry East Africa से West Africa गया. Sir, travel to East Africa, Africa and West Africa. Okay, sir. So next is इसकी geographical distribution. Geographical distribution. Geographical distribution. Pigeon pea is grown in over 50 tropical countries of the world. Pigeon pea is grown in over 50 tropical countries of the world. Tropicals mostly होते हैं जहाँ hot and humid climate रहता है. Pigeon pea is grown in over 50 tropical countries of the world, especially in more arid region of Africa. Especially in more arid, arid regions of Africa, Asia, and America. Next is, in India, it is cultivated as an annual crop. In India, it is cultivated as an annual crop. इसको एक मतलब जो है, this is not मतलब जैसे आपकी रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप है, दिस इज एनुअल, मतलब दोनों सीजन ले लेती है ये. Cultivated as an annual crop, but in other countries it is grown as perennial crop. अब इसमें क्या फर्क है? What is the difference between it? In India it is known as an annual crop, but in other countries it is grown as perennial crop. जो मतलब एक साल से ज्यादा देर चलती है वो perennial crop है. तो इसको रेड ग्राम भी कहते हैं. रेड ग्राम. Red gram, the pigeon pea, is mainly cultivated and consumed in developing countries of the world. In developing countries, जैसे अमेरिका भी नहीं खाते, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, जापान है, तो दे डोंट टेक इट, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वही लेते हैं इसको. Pigeon pea is the second most important pulse crop. Pigeon pea is the second most important pulse crop in India. हमारे इंडिया में ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है. जो मैंने बताया था ना कि बहुत से जो स्टेट्स हैं अदर देन पंजाब इसी को ही लेते हैं, खाते हैं. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ. Sir, second most important. Pigeon pea is the second most important pulse crop in the country. मतलब in India. Country का मतलब in India. Okay, sir. Next is India is the largest producer. मतलब जो इंडिया है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और मतलब पैदा भी करता है और खाता भी है, एंड कंज्यूमर ऑफ पिजन पी इन द वर्ल्ड.
तो नेक्स्ट लिख लो, द क्रॉप इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन, जो मैंने आपको बताया था, द क्रॉप इज एक्सटेंसिवली, मतलब ज्यादा जो क्रॉप ये लगाई जाती है, द क्रॉप इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र जो है, अकेला महाराष्ट्र ही जो है, वो 30% टोटल जो पिजन पी की प्रोडक्शन है, दैट इज इन महाराष्ट्र। 30% of total production is grown by Maharashtra. तो नेक्स्ट आप इसकी इंपॉर्टेंस लिख लो कि व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इट इज एन प्रोटीन रिच स्टेपल फूड, प्रोटीन रिच स्टेपल फूड, मतलब ये प्रोटीन इसमें बहुत होती है। इट इज ए प्रोटीन रिच स्टेपल फूड, इट कंटेन्स, second point importance में, it contains 22% protein. It contains 22% protein. सर ये इम्पोर्टेंस है। हाँ, इम्पोर्टेंस, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं, मतलब किस किस पर्पस के लिए ये मतलब इसकी यूजेस हैं, यूजेस भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाज की इट इज ए प्रोटीन रिच स्टेपल फूड, देन इट कंटेन्स अबाउट 22% प्रोटीन, ठीक है ना। और फिर है कि ये जो है रेड ग्राम इज मेनली कंज्यूम्ड इन दी, नहीं सेकंड, ये मैंने आपको ये 2 पॉइंट लगाए थे ना अभी इम्पोर्टेंस में। तो सेकंड इज कि दिस पिजन पी सप्लाईज ए मेजर शेयर ऑफ, ये रहने दो, ये नेक्स्ट आप लिखो, पिजन पी इज मेनली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ, पिजन पी इज मेनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट पल्सेस। स्प्लिट पल्स मतलब दो फाड़ जो उसको करके बोलते हैं, इसका एक पूरा दाना होता है, फिर उसके दो फाड़ करते हैं तो तब दाल बनती है। जैसे आपका ग्राम है, तो ग्राम के जब चने की दाल बनाएंगे तो उसके दो फाड़ कर देते हैं ना, ऊपर से छिलका निकल जाता है, ऐसे इसका भी छिलका ऊपर से निकल जाता है। तो पिजन पी इज मेनली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट पल्स एज दाल, स्प्लिट पल्स एज दाल। The combination of dal chawal, the combination of dal chawal or dal roti, the combination of dal chawal or dal roti is an important ingredient, is an important ingredient in the average Indian diet, is an important ingredient in the average Indian diet. It is particularly rich in, it is particularly rich in, ये प्रोटीन्स के नाम है, जैसे लाइसिन, LYSINE, इट इज ए पर्टिकुलरली रिच इन लाइसिन, ये बायोकेमिस्ट्री वाले जानते हैं ना, लाइसिन, फिर राइबोफ्लेविन, लाइसिन, राइबोफ्लेविन, फिर थायामिन, THIAMINE, थायामिन एंड आयरन। तो ये था कि बाकी तो इसके वो है, वो आपको जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज द सॉइल, इसका व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट रिक्वायर्स, आपके सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स भी है ना। तो इन इंडिया पिजन पी इज कल्टिवेटेड in the alluvial soil, alluvial, pigeon pea is cultivated in India in the alluvial soil belt of the
soil belt of the Indo-Gangetic, गंगा का है ना, Indo-Gangetic region. सर फिर से बोलना. In India, pigeon pea is cultivated in the alluvial soil belt. Alluvial soil. एक तो होती है लोमी, फिर एक सिल्टी, एक alluvial, ALLUVIAL, alluvial soil belt of the Indo-Gangetic region. Slightly alkaline, मतलब जो सॉइल है वो slightly alkaline होगी. It does not grow well in saline soil. It does not grow well in soil, ये saline soil. मतलब जो खारी होती है ना जमीनें, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट जो है, ये कार्बोनेट बहुत होता है, उसमें नहीं ये होती. It does not grow well in saline soil, but can withstand होता है कि टॉलरेट कर सकता है, but can withstand drought होता है कि अगर पानी ना गिरे, मतलब बारिश ना पड़े, but can withstand drought reasonably well. It cannot grow well in saline soil, but can withstand drought reasonably well. तो ये है, दिस इज रिगार्डिंग सॉइल. ठीक है ना. तो ये हम आपका हो जाता है कवर इसमें. तो नेक्स्ट वी कम टू दिस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो मैं आपको बताता है. ये पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है हमारा, उसी के अंडर सारा ये कवर हो जाता है. सर इसका क्लाइमेट नहीं लिखवाना? हाँ, क्लाइमेट. हाँ क्लाइमेट लिखा देता हूँ. क्लाइमेट भी लगा देता हूँ. तो इसमें जो क्लाइमेट है वो लिख लो. इट रिक्वायर्स ए हॉट क्लाइमेट, यही है बस इसमें. इट रिक्वायर्स ए हॉट क्लाइमेट. तो नेक्स्ट वी कम्स टू दी वैरायटीज. इसकी कौन कौन सी वैरायटीज हैं, तो आप इसमें लिख लो इम्प्रूव्ड वैरायटीज. AL अरहर लुधियाना. AL का मीन्स अरहर लुधियाना 882. अरहर लुधियाना 882. देन सेकंड जो वैरायटी है दैट इज PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 881. ये जो डेवलप हुई थी, इट वाज डेवलप्ड इन 2007, 2007. और जो पहले वाली मैंने बताई है AL 882 दैट वाज डेवलप्ड इन 2018, 2018, 2 साल पहले. ठीक है ना. दो है AL 882, PAU 881, देन AL 201. ये बहुत पुरानी वैरायटी है. AL 201 ये कब डेवलप हुई थी? 1993, 1993 में, बहुत देर पहले. और नेक्स्ट वी कम्स टू दी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जहाँ ये मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कई बार ये आ जाता है एग्ज़ाम में, बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ, वो कई बार इसको बोल देते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, कई बार एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जहाँ अकेला इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस. तो ये सब चीज़ें एक ही हैं. तो इसमें फर्स्ट इज दी टाइम ऑफ सोइंग.
अब हम इसको when we grow it, when we sow it, time of sowing है sow the crop in the second fortnight of May. Second fortnight of May for obtaining high grain yield. For obtaining high grain yield. ये इसका time of sowing है. Then seed rate. How much is the seed rate? 6 kg seed per acre. 6 kg seed per acre. 6 किलो सीड चाहिए पर एकड़. तो नेक्स्ट इज द सीड इनॉकुलेशन. ठीक है ना, सीड इनॉकुलेशन. सीड इनॉकुलेशन का जैसे मैंने बताया था, आपको पहले भी बताता रहता हूँ. सीड इनॉकुलेशन होता है टू गेट द मोर प्रोडक्शन. हम सीड की ट्रीटमेंट करते हैं नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, दिस इज फॉर द हायर प्रोडक्शन. तो ये इसको कहते हैं सीड इनॉकुलेशन. ये आपको आता है कि भैया क्वेश्चन आएगा जरूर. इनॉकुलेट द सीड विद द inoculate the seed with the recommended rhizobium culture. Inoculate the seed with the recommended rhizobium culture. rhizobium culture से ही इसकी सीड ट्रीटमेंट करते हैं. बैक्टीरिया होते हैं ये. rhizobium culture before sowing. तो कैसे करना है इसका ट्रीटमेंट? For this purpose, wet the seed. For this purpose, wet the seed. मतलब seeds को गीला कर लेना. For this purpose, wet this seed. Recommended for 1 acre. Recommended for 1 acre with minimum amount of water. With minimum amount of water. Mix thoroughly. Next is mix thoroughly 1 packet of rhizobium culture. Mix thoroughly 1 packet of. ये जब मैंने आपको आगे बताया कि जब हम लास्ट टाइम एक बार किसान मेले में गए थे तो वहाँ पे ये rhizobium culture माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने रखे हुए थे. Mix thoroughly 1 packet of rhizobium culture with seed on a clean पक्का फ्लोर. ये सभी में प्रोसीजर सेम ही है. On clean पक्का फ्लोर and let it dry. ये क्वेश्चन आ जाता है सीड इनॉकुलेशन के प्रोसीजर लिखो. पक्का फ्लोर and let it dry in shade. Then sow the seed immediately. तो sow the seed immediately. तो अब इससे क्या होगा? With the seed inoculation, there is increase in grain yield. With the seed inoculation, there is increase in grain yield. जो मैंने आपको बोला था कि this is for higher production. There is increase in grain yield 5 to 7%. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये और भी इसका क्या नाम होगा? जैसे ये तो मैंने आपको बोल दिया सीड इनॉकुलेशन. तो दिस इज एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर. ठीक है ना, इसको बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं. दिस इज बायो फर्टिलाइजर क्योंकि आपकी इंक्रीज कर रहे हैं ना प्रोडक्शन. तो दिस इज द बायोसीड बायो फर्टिलाइजर. दिस बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल फ्रॉम द PAU. तो मतलब PAU में से ये अवेलेबल है. तो नेक्स्ट कम्स द मेथड ऑफ सोइंग. अब इसको हम लगाएंगे कैसे? हाउ वी विल सो दिस अरहर क्रॉप. तो इसका है, यू राइट डाउन मेथड ऑफ सोइंग. Sow the crop at a spacing of 50 सेंटीमीटर. इसमें देखो कि डिस्टेंस जो रो टू रो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. 50 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? आधा मीटर. मतलब रो टू रो डिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो प्लांट की हाइट है वो बहुत ऊपर जाती है. ठीक है ना, और फैलती भी जो है बहुत है अरहर. काफ़ी इसके बड़े बड़े झाड़ बन जाते हैं. तो सो द क्रॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ स्पेसिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड प्लांट स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर. और प्लांट टू प्लांट भी डिस्टेंस इसका काफ़ी है, 25
5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसको ग्रोथ को सफिशिएंट स्पेस मिल जाए। टाइमली सोइंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, timely sowing and the maintenance of optimum plant population are necessary for obtaining a good yield. ठीक है ना, एक तो ये इसका मेथड है, एंड सेकंड मेथड इज रेज्ड बेड सोइंग। रेज्ड बेड सोइंग, रेज्ड बेड सोइंग। तो इसमें जो बेड टू बेड स्पेस होगा दैट विल बी 67.5 सेंटीमीटर। 67.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो रेज्ड सीड बेड का है दैट इज नॉट जनरली यूज्ड, मतलब ये ज़्यादातर नहीं होता। जो पहले वाला जो मैंने आपको बताया द फर्स्ट मेथड ऑफ सोइंग, जहाँ हम रोज में इसको लगाते हैं, तो रोज में इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज द पॉपुलर मेथड। तो नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। अब ये पता है कि क्या होता है इंटर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है राधिका? इंटरक्रॉपिंग का पता है? हेलो, इंटरक्रॉपिंग का नहीं पता क्या होता है इंटरक्रॉप? अच्छा, नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग, मूंग कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन, मूंग कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन between the rows. Moong can be successfully grown between the rows of arhar. It will yield about 1.2 quintals of grains per acre. It will yield about 1.2 quintals of grains per acre. तो मतलब जो ये जो हमको लगाएंगे अरहर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस है, तो बिटवीन दी रोज देर इज सफिशिएंट स्पेसेस अवेलेबल, तो हम उसके अंदर मूंग लगा देंगे। अगर मूंग लगाएंगे तो उससे वी विल गेट द यील्ड ऑफ 1.2 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन्स पर एकड़। तो ये हमारी जो है additional income हो जाएगी। This will create an additional income. Next is the fertilizer application. तो fertilizer application में first is the ये chemical fertilizers है, तो the following doses are recommended. The following doses are recommended. Drill all fertilizer at sowing. Drill all fertilizer at sowing. सोइंग के टाइम आपको ये सारी फर्टिलाइजर डाल देनी है। तो वो हाउ मच इज द फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉप? नाइट्रोजन 6 kg, नाइट्रोजन 6 kg, देन P2O5 16 kg, और देन K2O 12 kg। ठीक है ना, ये दिस मच इज द फर्टिलाइजर इज टू बी यूज्ड। तो नेक्स्ट कम्स द वीड कंट्रोल। ठीक है ना, wheat, how we have to control the weeds which grow in this crop. So weed control है, first is the manual method, that is 2 hoeings may be given. 2 hoeings may be given, one about 3 weeks, and other about 6 weeks after sowing. One about 2 weeks and the second 6 weeks after sowing, or
Then is alternatively जहां आप क्या कर सकते हैं, if you are not doing the manual weeding, alternatively you can spray 1 liter per acre, 1 liter per acre Stomp 30 EC, 1 liter per acre Stomp 30 EC within 2 days of sowing of the crop. Within 2 days of sowing of the crop, using how much water is to be used for this? Using 200 liters of water. 200 liters of water. Then we will touch this irrigation. How much irrigation is required? Apply the first irrigation. Apply the first irrigation 3 to 4 weeks after sowing. जो पहली irrigation है वो कब देनी है? 3 to 4 weeks after sowing. और further irrigation may be given, and further irrigation may be given only if the rain fail. Only if the rains fail. तो आफ्टर मिड सितंबर, जैसे अभी था, अभी जो टाइम था, आफ्टर मिड सितंबर डू नॉट अप्लाई इरिगेशन. Do not apply after mid September. Do not apply irrigation. Otherwise, the maturity of the crop will be delayed. Otherwise, the maturity of the crop will be delayed. So there, with this, we will finish this. ठीक है ना? So next, we will discuss the plant protection measures. ठीक है ना? So with this, we finish this lecture, and the next we will meet in, I think, in next week. Na? Okay, all the best.